Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, पिछले लेक्चर में हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हवाले से कुछ कैलकुलेशंस की थी और हमने अंडरस्टैंड किया था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो रियल लाइफ में डेटा एनालिसिस के लिए इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह है और हमने इसको किस तरह इंटरप्रेट किया, इसके एक्सप्लेनेशन को भी हमने देखा। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आगे डेटा एनालिसिस में हमारी हेल्पफुल होती हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें क्या कहना चाह रही। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने इसको सेग्रीगेट किया है दो कॉलम्स में, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो के इक्वल होता है। कांस्टेंट से क्या मुराद है आपकी, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहां देखिए नीचे वाले पोर्शन में, कि वेरिएंस अगर मैं कैलकुलेट करता हूं किसी कांस्टेंट वैल्यू 5 का फॉर एग्जांपल, तो उसका आंसर जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है। यानी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का एक वैल्यू है आपके पास और उसका वेरिएंस जो है वो जीरो होगा। अब इसको आपने जरा माइंड के अंदर रखना है, ये क्यों जीरो है, ठीक है, गौर करें। अगर एक वैल्यू है हमारे पास 5, अगर इसका अरिथमेटिक मीन आप निकालते हो तो वो भी 5 ही होगा, क्योंकि एक वैल्यू है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। सो अगर एक वैल्यू है उसका अरिथमेटिक मीन 5 है, वैल्यू 5 है और अरिथमेटिक मीन भी 5 है, तो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, तो जरा पुट अप करके देखें कि अगर एक वैल्यू 5 है उसका मीन भी 5 है, तो 5 में से 5 को माइनस करें तो आंसर क्या होगा? जीरो। सो जीरो का स्क्वायर लें, जीरो आएगा, और चूंकि एक ही वैल्यू है तो सम करने की जरूरत नहीं है। सो 0 डिवाइडेड बाय 1, आंसर जो है वो क्या आएगा? 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। तो इस तरह इसका प्रैक्टिकल प्रूफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि आपके पास वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज टेकन एज 0। अब चूंकि आपको पता है कि वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, तो अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू या आपके पास किसी कांस्टेंट का जो वेरिएंस है वो 0 है, तो जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे और जो स्टैंडर्ड डेविएशन कन्वर्ट होगा तो वो भी 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब है ये जॉइंट प्रॉपर्टी आप, अगर वेरिएंस किसी पर्टिकुलर जो है वो कांस्टेंट का 0 आ रहा है तो उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 ही होगा, ठीक है। ये बात आपने माइंड के अंदर रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, वो है वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी वेरिएबल है अब आगे, कि वेरिएंस ऑफ वेरिएबल कोई आपने उसका इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसमें अगर एक कोई कांस्टेंट ऐड कर दे तो उससे जो है वो उसके आंसर के ऊपर जो आपका वेरिएंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए कि ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल ही होगा। यानी यहां से जो आपके पास वेरिएबल नजर आ रहा है आपको, यही आगे शिफ्ट हो जाएगा, और यही चीज जो है वो चाहे प्लस की फॉर्म में हो या माइनस की फॉर्म में, यानी आप किसी पर्टिकुलर डेटा में से जो है वो माइनस कर दें या आप उसको प्लस कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वो जो कांस्टेंट ए है वो एलिमिनेट हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस प्रॉपर्टी के तहत हम क्या लिख सकते हैं कि जो वेरिएंस है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, यानी आप अगर कुछ भी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेटा का जो एक्चुअल वेरिएशन है वो चेंज नहीं होता। उसका प्रूफ हमें यहां से मिल रहा है कि x प्लस a, यानी x कोई डेटा वैल्यूज है, उसमें अगर आप कोई कांस्टेंट 5, 6, 7 कोई भी आप ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली वैल्यूज में चेंज आ जाएगा। आप ओरिजिनल डेटा का वेरिएंस लें और उस डेटा में ए को ऐड करने के बाद वेरिएंस लें, तो दोनों का वेरिएंस जो है वो सेम होगा।
इसीलिए कहा गया कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, कि उसमें ओरिजिन को चेंज करने से उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। अब ये बात जो है वो प्लस की सूरत में भी काबिल कबूल है और माइनस की सूरत में भी, यानी आप डेटा वैल्यूज में से क्या करें, कोई वैल्यूज सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तब भी एक्सेप्टेबल है, यानी आपके पास ये आंसर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक हो गया। सो वेरिएंस ऑफ x प्लस ए इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। और तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो क्या करना आपने, बोथ साइड्स पर हमने स्क्वायर रूट ही अप्लाई करना है ना। गौर से देखें कि मैं जब इसका लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट लूंगा तो राइट साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो वही बात कि लेफ्ट साइड पर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस ए आ गया, तो राइट साइड पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल x है जिसके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो उन वैल्यूज में अगर आप कोई वैल्यू ऐड करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पर हम फिर ये भी लिख सकते हैं कि वेरिएंस के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। और फिर ये बात माइनस के हवाले से भी है कि चाहे आप ऐड कर दें चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज नहीं होगा। अब हम बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 3 वेरिएंस की प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उसका बिहेवियर जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आता है। यानी जब भी आप किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी कांस्टेंट के साथ, तो फाइनल आंसर की सूरत में क्या होगा कि आपके पास वो जो कांस्टेंट है वो स्क्वायर की टर्म में बाहर आएगा। फॉर एग्जांपल, इसको जरा अंडरस्टैंड करना है कि मेरे पास वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है जी। तो मैं एक कांस्टेंट लेट a इंट्रोड्यूस कराता हूं 3। अब इस 3 को जब मैं इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3x, तो इसका जो वेरिएंस है वो क्या बन जाएगा 45। कैसे, इसको जरा चेक करना है आपने कि वेरिएंस ऑफ 3x जो प्रॉपर्टी है आपकी वो ये कहती है कि जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसका आपने स्क्वायर ले लेना है और वेरिएंस ऑफ x एज इट इज आएगा। अब देखिए 9 जो है वो बाहर है, वेरिएंस ऑफ x जो है वो ऑलरेडी हमने जो लिया था वो क्या था, वो था 5। तो इस तरह आपके पास आंसर जो है वो 45 आएगा। ठीक हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आप देखें तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने से हमें क्या मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और यही चीज आप लेफ्ट साइड पर जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमें राइट पर भी अप्लाई करना पड़ता है। मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देख रहा हूं, जब हम यहां स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहां पर भी अप्लाई करेंगे, तो जब यहां अप्लाई करेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल होगा। तो आप जरा गौर से देखें आगे क्या लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax इज ऑलवेज इक्वल टू a टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसका प्रूफ ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो से 2 है और आप कोई इंट्रोड्यूस करवाते हैं कांस्टेंट दैट इज 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। यानी उस वेरिएबल को 4 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज को चेंज करें, जो आंसर एग्जिस्ट करेगा वो 8 के इक्वल होगा। और वो इसको हम प्रॉपर्टी के तहत देखें तो वो क्या होगा, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है वो बाहर आ जाता है। 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बनेगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ रहा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 2 था तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपने किया, तो इस तरह आपके पास 8 आंसर जो है वो आ गया। यानी आपने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया। ठीक है जी। अब इसी प्रॉपर्टी को डिफरेंट एंगल से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को डिफरेंट एंगल से देखें तो ये क्या आ रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से क्या होगा
डिवाइड करने से ये होगा कि वो जो कांस्टेंट है वो फाइनल शेप में स्क्वायर बनकर रेसिप्रोकल की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, यानी जो डिवीजन हो रही है वो एक्चुअली उसी तरह एग्जिस्ट कर रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a मल्टीप्लाई बाय x। ये जो x/a है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो क्या होगा, इसको हम प्रॉपर्टी जो इससे पहले हमने इसकी फॉर्म देखी है ऊपर वाली उसको देख सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है वो बाहर आ जाता है स्क्वायर बन के 1/a², और आपका वेरिएंस ऑफ x यहां पर रह जाता है। सो इसी तरह कि यहां पर 3 की बजाय मैं 1/3 अगर कर दूं तो 1/3 करने से क्या होगा कि यहां पर फिर हम जो 9 है वो 9 नहीं रहेगा, वो 1/9 बन जाएगा। ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट एंगल से हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ऐसे ही हो रहा है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को डिवाइड कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट एज इट इज डिवीजन की फॉर्म में बाहर आ जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हम रह जाता है। यानी कांस्टेंट्स का बिहेवियर एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं इन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपस में मिलता जुलता है, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशंस में पढ़ चुके हुए हैं कि जब भी वेरिएंस का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसलिए जो प्रॉपर्टी वेरिएंस की है, जस्ट आप अगर प्रॉपर्टीज वेरिएंस की याद कर लें तो जस्ट आपको स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, बोर्ड नंबर 3 पर, और देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो क्या है। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रही है कि दो वेरिएबल्स हैं। अब पहले, इससे पहले जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे वो प्रॉपर्टीज जो थी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन था, कि यानी अगर किसी वेरिएबल के साथ हम कांस्टेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होगा, वो किस तरह जो है वो हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन पर असरअंदाज होगा। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कह रही है कि अगर दो वेरिएबल्स हों और हम दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर दें तो फिर हमारी जो सिचुएशन क्या बनेगी कि ऐड करने से, अगर दो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी वेरिएंस ऑफ x आपके पास एक एग्जिस्ट कर रहा है, वेरिएंस ऑफ y एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर दें और फिर उसका वेरिएंस कैलकुलेट करें तो दोनों का आंसर सम की सूरत में सेम होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास वेरिएंस ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि x आपके पास है, कुछ वैल्यूज हैं से 2, 5, 6, 8, और y की कुछ वैल्यूज हैं आपके पास से 1, 3, 1, 2। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास वेरिएंस ऑफ x होगा कोई ना कोई, इसी तरह वेरिएंस ऑफ y होगा, उसका कोई ना कोई आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर हम दोनों वेरिएबल्स को यहां पर ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा, 3, 8, 7 और 10। ठीक है जी, तो ये जो आपके पास फाइनल कॉलम आया है यहां पर, तो अगर आप इसका वेरिएंस लें, x वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, में ये बात हो रही है कि दोनों वेरिएबल्स को ऐड करने के बाद जो कॉलम जनरेट हो रहा है आप उसका वेरिएंस कैलकुलेट करें तो वो जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स के वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट किए उनको जस्ट ऐड करने से वही वेरिएंस जो है जनरेट हो जाता है। ठीक है, और अगर फर्ज कर लें दोनों वेरिएबल्स को माइनस कर दें, माइनस करने से क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, 2 - 1 is 1, 5 - 3 is 2, 6 - 1 is 5, और ये 6। अब एक ये आपके पास वेरिएबल आ गया जिसमें आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं 1, 2, 5 और 6। अगर आप इस डेटा का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, आप लोगों के ज़हन में शायद आ रहा हो कि वो वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। नो, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई को जब आप देखते हैं तो इसका आंसर भी प्लस की सूरत में ही है। यानी आप इस चीज को जरा गौर करें कि रियल लाइफ में आमतौर पे हम यही करते हैं जी, अच्छा हमने दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया तो जो इंडिविजुअल वेरिएंसेस है उनको भी ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने अगर इंडिविजुअल वेरिएबल्स को माइनस किया तो हम कंबाइन की सूरत में भी हम दोनों वेरिएंस को माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा। नो,
वेरिएंस की सूरत में ऐसा नहीं है। ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करना है, इसको माइंड के अंदर रखें कि वेरिएंस जो है चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, उसका आंसर जो है वो इंडिविजुअल वेरिएंसेस के सम के इक्वल ही होता है। इसको हम जरा देखते हैं एक डिफरेंट एंगल से, कैसे देख सकते हैं इसको कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों के एडिशन की सूरत में आ गया। लेकिन जब माइनस करते हैं तो फिर क्या होता है एक्चुअली? देखिए, ये वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y कैसे बन रहा है, मैं एक्चुअली आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। होता क्या है कि जब हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाते हैं तो हम इसको जरा गौर से देखो, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, x प्लस माइनस 1 इंटू वाई, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा कि यहां -1 लिखा है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 के साथ चूंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 1 जो है वो क्यूमुलेटिव होता है, चाहे मल्टीप्लाई कर दें और या डिवाइड कर दें, आंसर वही एग्जिस्ट करता है हमारा। सो प्लस माइनस माइनस। अब मैंने इसको क्यों ऐसे लिखा है, जरा गौर कीजिए कि एक्चुअली तो ये हो रहा है कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ -1 y, क्योंकि प्लस की प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली है ना कि वेरिएंस, अगर दो वेरिएबल्स को प्लस करने से इंडिविजुअल वेरिएंसेस का प्लस ही हमें मिल रहा होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, गौर करें। अब हम प्रॉपर्टी नंबर अगर 3 को माइंड के अंदर रखें, 3 के लिए आप देखिए बोर्ड नंबर 2 में, इस प्रॉपर्टी को जरा माइंड में रखें कि जो भी कांस्टेंट इस वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है वो कांस्टेंट जो है वो स्क्वायर बनकर बाहर आ जाता है। ठीक है, सो इसी पॉइंट को समझें और वापस अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ जाएं। तो क्या हो रहा है कि ये जो -1 है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यानी वेरिएंस ऑफ -1 y, तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ y। सो 1 का -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वो वेरिएंस ऑफ y है, तो फाइनली आपके पास वेरिएंस ऑफ y प्लस का हो जाएगा। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि वेरिएंस दो वेरिएबल्स को प्लस करने से आप लें या वेरिएंस दो वेरिएबल्स को माइनस करने से लें, आंसर जो है इंडिविजुअल वेरिएंसेस को प्लस करने से ही आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी इस तरह के पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को भी गौर से देखें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिस तरह यहां पर हमने देखा है कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, तो फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ऐसे होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, और हमारा बोर्ड नंबर है 4। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की ये लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसकी इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के हवाले से आपको बहुत ध्यान से जो है वो अपने सेंसेस को यूटिलाइज करना, यहां पर देखना है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन हो या वेरिएंस कंबाइन हो तो उसके हवाले से एक फॉर्मूला हम वेरिएंस का लिखते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन चूंकि आपको पता है उसका स्क्वायर रूट लेने से आता है, तो आप सिंपल अगर यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहते हैं, ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो राइट साइड पर आपका स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाएगा। सो हम वेरिएंस को ही डिस्कस करेंगे और इसी को समझते हुए आगे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाएंगे। देखिए, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन C स्टैंड्स फॉर कंबाइन। ठीक है जी, अच्छा अब ये समझना है क्या है, सम ऑफ ni। देखिए i इसलिए लिखा गया यहां पर कि i वेरीज फ्रॉम 1 टू n, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं i की, 1 से लेकर 2 तक हो सकता है, 3 तक हो सकता है, 4 तक हो सकता है, यानी जितने सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है n की वैल्यू वहां तक जाएगी। यानी ni का मतलब यह है कि n जो है वो मूव करता हुआ वहां तक पहुंच जाएगा। फर्ज कर लें मेरे पास 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और मैं इन तीनों सेट्स का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं, i की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1, 2 और 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर मेरे पास 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो i की वैल्यू क्या होगी,
1 एंड 2। तो आपने अपने फॉर्मूले को उस हिसाब से अंडरस्टैंड करना है। एक्चुअली ये सम है किसका, इस पर्टिकुलर फैक्टर का, जिसमें एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक लार्ज ब्रैकेट है जिसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां अक्सर एक और मिस्टेक होती है, वो क्या कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये सिग्मा एन आई, ये सिग्मा एन आई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एंड में ये लार्ज ब्रैकेट वाला पोर्शन बचेगा, जबकि ऐसा नहीं है। सो बी केयरफुल कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये फैक्टर है दो, एक है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और एक है लार्ज ब्रैकेट के अंदर, और ये सम अप होने के बाद n के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसको याद रखें, n s स्क्वायर प्लस x बार माइनस x बार c स्क्वायर, ये है आपका मेन ओवर n। x बार इंडिविजुअल और x बार c कंबाइंड मीन, ये आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंबाइंड मीन को स्टडी किया हुआ है। कंबाइंड मीन कैसे आप कैलकुलेट करते थे, इसका भी एक छोटा सा रेफरेंस जो है वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। x बार c आपको अगर याद हो, दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए अगर कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या करते थे, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये यही वाला कंबाइंड मीन है। इसका मतलब है कि जब आपने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो आपके पास कंबाइंड मीन की वैल्यू भी होना जरूरी है। ठीक हो गया। सो कंबाइंड मीन की वैल्यू को भी आपने पहले कैलकुलेट करना है, फिर इसको यूज करते हुए आपने जो है वो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के अंदर इसको पुट अप करना है, दैट इज x बार c, दिस वन। ठीक है, यानी जब भी कैलकुलेशंस होंगी आपको सबसे पहले कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, हम बात कर रहे हैं से हमारे पास दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो बेटा आपने इस फैक्टर को दो दफा लिख लेना और दरमियान में सम का जो है वो साइन लगा देना, यानी सम आप लिखेंगे n s स्क्वायर प्लस x बार माइनस x बार c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी जो समराइज करना है इसको, सिचुएशन को, वो क्या है कि आप ये वाला सम जो है वो इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान पुट अप करेंगे और इस n को इसके साथ जो है वो लिख देंगे। चूंकि ये दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो जहां जहां आई था वहां वहां आपने क्या करना है, पहले n के साथ n1 लगा देना है और दूसरे फैक्टर में n के साथ 2 लगा देना है। इसी तरह s स्क्वायर के साथ आई था तो पहले फैक्टर में आपने यहां पर 1 लगा देना है और दूसरे फैक्टर में यहां पर 2 लगा देना है। इसी तरह x बार के साथ आई था तो यहां पर 1 पुट अप हो जाएगा और राइट साइड पर यहां पर 2 पुट अप हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में फर्स्ट n के साथ 1 होगा और सेकंड के साथ 2 होगा। सो आप देखें, जो फॉर्मूला आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा था वो कितना आसानी के साथ सॉल्व हो गया। यानी आपको क्या करना है, बेसिकली ये फैक्टर याद रखना है। कौन कौन सा जनरलाइज में कर रहा हूं, फिर से जरा गौर से देखिए। अगर फर्ज कर लें ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन 3 होते तो कंबाइंड मीन में क्या होता था, यही फैक्टर्स आगे चलते थे, आप प्लस करते थे n3 x3 बार और डिनोमिनेटर में आप n3 एक और ऐड कर लेते थे। ठीक है, अब जरा कंबाइंड मीन को देखें, मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, दोबारा वहीं से। इस फैक्टर को देखें, n s स्क्वायर प्लस x बार माइनस x बार c स्क्वायर, ये आपका वो फैक्टर है मेन। ठीक है, चूंकि 3 वेरिएबल्स को आप देख रहे हैं, 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, तो आपने ये फैक्टर 3 दफा लिखकर ऐड कर देना। जरा देखें, प्लस, चले मैं इसको और थोड़ा सा आसान करता हूं कि आप यूं करें, इस फैक्टर को लिखें और जहां पर n आई था वहां 1 1 कर दें फर्स्ट सेट के लिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेट का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट सेट का जो है वेरिएंस, फर्स्ट सेट की अरिथमेटिक मीन, ये 3 वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, और फिर इसी फैक्टर को रिपीट करें, ये वाला फैक्टर है, इसको रिपीट करें
और जहां जहां 1 लिखा हुआ है वहां वहां आप 2 पुटअप करें। देखें क्या होगा, चूंकि ब्रैकेट बाद में है तो n2, फिर ब्रैकेट गौर से देखें, यहाँ n1 था, ये n2 हो गया। अब ये s1 स्क्वायर है तो s2 स्क्वायर प्लस x1 बार है तो ये x2 बार हो जाएगा। x बार c जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कंबाइंड मीन है, इसका स्क्वायर होगा। 2 फैक्टर्स हो गए। अब जरा तीसरे फैक्टर की तरफ चलें। सेम वही बात होगी कि प्लस करेंगे n, ये 2 था तो अब 3 हो जाएगा। s2 स्क्वायर है तो s3 स्क्वायर, और इसी तरह प्लस x2 बार है तो x3 बार और माइनस x बार c स्क्वायर, और उस फैक्टर को क्लोज कर दें। ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा कि आपका पूरा जो ये फैक्टर है वो डिवाइड हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 से, क्योंकि गौर से देखें कि यह है सिग्मा ni, यानी जितने आपके पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे उन सब की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो सम होंगी। तो ऑब्वियसली अगर 3 है तो फिर n1 प्लस n2 प्लस n3 होगा। ये क्या है, कंबाइंड वेरिएंस फॉर 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आपने इसकी लुक की तरफ नहीं जाना, आपने सेंस को अंडरस्टैंड करना है। सेंस ये कह रही है कि ये है वो पर्टिकुलर एरिया जिसको आपने अंडरस्टैंड करते हुए अपने फॉर्मूले को देखना। अब अगर 2 होंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखें 2 है फैक्टर्स और नीचे भी 2 n1 और n2। अगर 3 है तो यही फैक्टर 3 दफा रिपीट होगा और सम हो जाएगा। सम क्यों लिख रहे हैं, जरा गौर से देखें, ये सम लिखा हुआ है फॉर्मूले में मेन। सो इसलिए इसको क्लियर आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह हमारे पास ये सिग्मा जो है वो ni बनता है। सिग्मा ni का मतलब n1 n2 n3, अगर 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो जब भी आपने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, आपके पास 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर 1, फिर उसके बाद उसका अरिथमेटिक मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, दोनों में से कोई चीज हो। जब हर सेट की ये 3 चीजें अवेलेबल है तो फिर आप अगर 2 सेट हैं तो दोनों का कंबाइंड वेरिएंस निकाल सकते हैं। अगर 3 सेट हैं तो 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में ये प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी कि इसको आपने लर्न कैसे करना। तो मैंने लर्निंग के ऊपर आपको सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया है, फोकस किया है कि किस तरह आपने फैक्टर्स को जनरेट करना, यानी आपने इस फॉर्मूले को याद करने के बाद किस तरह अपने फॉर्मूले को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कितने, उस हिसाब से। ठीक है जी। आज का लेक्चर जो है वो हम यहां वाइंड अप करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये दोनों जो है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक याद होंगी, क्योंकि इस जो लेक्चर से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उस वक्त तक जो है आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपके लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।